Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel। और आज हम यहाँ पर BNS की सीरीज में डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 एज प्रोमिस्ड इन लेक्चर नंबर 3 कि लेक्चर नंबर 4 में हम बेटा पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किन किन टाइप्स की पनिशमेंट्स हैं, क्या पनिशमेंट्स में एडिशन हुआ है से लेके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तक का सेगमेंट पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण वी विल बी बिगनिंग विद सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सेक्शन नंबर 3 में काफी सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सब सेक्शन नंबर 3 में सब सेक्शंस के रूप में ऐड कर दिए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। लेकिन जैसे कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता चुकी हूं दैट ये बीएनएस की जब आप सीरीज देख रहे हैं तो आपको एक चीज इंश्योर करना है और वो चीज ये है कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ ऑल द सेशंस इन दिस प्लेलिस्ट और इन दिस सीरीज, आपको बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पीडब्ल्यू के ऐप से ये पर्टिकुलर बैच एनरोल कर लेंगे। दिस इज अ कंप्लीट फ्री बैच। तो भारतीय न्याय संहिता आपको यहाँ पे इसी तरीके से दिखने वाला है। उसको जाकर एनरोल करने से बेटा यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल दी पीडीएफ्स। साथ ही साथ वहां पर क्लासेस भी देख पाएंगे। लेकिन सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो तब तक ही एक्सेसिबल होगा उस बैच में। वो पीडीएफ तब तक ही एक्सेसिबल होगी जब तक कि आपके बैच की वैलिडिटी है। एक बार बैच की वैलिडिटी ओवर हो गई तो फिर वहां पर वो बैच एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेक्शन। हमने कल की क्लास में, नॉट कल की क्लास बट आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पनिशमेंट होता क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पनिशमेंट। पनिशमेंट को अगर सिंपल तरीके से बोले तो कोई एक पेन है, वो बॉडीली पेन भी हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पनिशमेंट को अगर हम ढंग से देखें तो इट इज द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस। जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं, कोई पर्टिकुलर लॉ ने दिए हैं, उससे हमको डिप्राइव कर देना ही पनिशमेंट है। पनिशमेंट कैन बी इन्फ्लिक्टेड बाय एनीवन, कोई भी पर्सन पनिशमेंट दे सकता है, लॉ दे सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि पनिशमेंट देने के लिए कुछ जनरली ऑफेंस होना चाहिए। या तो ऑफेंस हो या इनकंसिस्टेंट टू मॉरल प्रिंसिपल्स हो, इनकंसिस्टेंट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ आईपीसी में, देयर आर मेनी क्रिमिनल माइनर लॉज आल्सो जिसमें आपको वेरियस स्टेजेस पे पनिशमेंट देखने को मिलेगी। अब पनिशमेंट हमने बोला है कि कब कब मिल सकती है। एक तो जब आपका ऑफेंस होगा तब मिल सकती है, और दूसरा ऑफेंस के कमीशन के साथ साथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ किसके लिए है, उसके साथ साथ आपको अटेम्प्ट के लिए भी पनिश किया जा सकता है क्योंकि अटेम्प्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, या मैं कहूं तो स्टेजेस ऑफ क्राइम के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। चलिए जी, तो आज का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। और पनिशमेंट्स की अगर बात करें बेटा तो सेक्शन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है? सेक्शन नंबर 4 जो है वो हम सबके लिए कतई इंपॉर्टेंट रहता है, सेक्शन नंबर 4, क्योंकि इस सेक्शन नंबर 4 में आपको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दे रखा है। टाइप्स नहीं बोल के मैं आपको ये बोल सकती हूं कि ग्रेविटी बता रखी है कि कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा या टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट के मिलेगा, और वही आपका सेक्शन नंबर 4 बताता है। लेकिन सेक्शन नंबर 4 से पहले एज प्रॉमिस्ड कि सेक्शन नंबर 3 को हम सबसे पहले वाइंड अप करेंगे, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस बताता है। क्या बताता है? जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो कि पहले सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 से लेके आपका जितना भी डेफिनेशन वाला पार्ट था उसमें हुआ करता था। अब डेफिनेशंस एक्चुअली सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन में चली गई और जनरल एक्सेप्शन में हमारे पास 9 सबसेक्शंस बच गए हैं। फर्स्ट अगर आप सेक्शन देखोगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। मैं चाहती तो इसको चार्ट फॉर्मेट में लेके आ सकती थी, लेकिन आपका सेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरप्रिटेशन है जो आपको आईपीसी पढ़ने में बहुत सहूलियत तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन यू विल रियलाइज कि अगर ये पर्टिकुलर चीजें नहीं होती हमारी आईपीसी बहुत लंबी हो जाती। इसलिए आई वॉन्ट कि सेक्शन नंबर 3 को हम प्रॉपर बैरेक्ट से पढ़ेंगे। नो डाउट वन शॉट्स में आपको हमेशा चार्ट से पढ़ाती हूँ, लेकिन जब सीरीज की बात हो रही है दैट मीन्स वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो आई विल इंश्योर कि बैरेक्ट के प्रोविजंस पढ़ने कैसे, इंटरप्रिटेशन उनका कैसे करना है, क्या मीनिंग है। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मुझे सेक्शन लगा तो उसको हम चार्ट से नहीं पढ़ के, हो सकता है कि कई बार कुछ स्टेजेस पे हम लोग डायरेक्ट उसको आपके बैरेक्ट से पढ़ने वाले, बैरेक्ट के प्रोविजन से पढ़ने वाले। तो जरा देखिए सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। थ्रू आउट दिस संहिता, इस संहिता के पूरे समय में जहां पर भी जब भी आप ये संहिता पढ़ रहे हैं, एवरी डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, दैट मीन्स सर एक तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है सर, और दूसरा कोई पीनल प्रोविजन हो गया है, ठीक है, और क्या बोला इन्होंने? एवरी इलस्ट्रेशन, ठीक है, इलस्ट्रेशन हो गया ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन। कोई डेफिनेशन या कोई पीनल प्रोविजन या फिर इनकी कोई भी इलस्ट्रेशन को हम कैसे समझेंगे?
shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter titled general exceptions. जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद के साथ आपको इन सबको पढ़ना है. मतलब उन्होंने सिंपल कह दिया, लिसन हम लोग बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे. जो भी डेफिनेशन आपके ऑफेंसेस की दे रखी थी, जो दे रखी है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट रेप्यूटेशन, जितने भी अपराध आप पढ़ने वाले हो, या फिर जितने भी पीनल प्रोविजन पढ़ोगे, पीनल प्रोविजन मींस पनिशमेंट वाला सेक्शन. आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में नहीं ना होती है. कौन से में होती है? पनिशमेंट वाले सेक्शन में होती है. और हर उसका इलस्ट्रेशन आप हमेशा और हमेशा जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration. वरना सोचो 14 से लेके 44 वापस एक्सेप्शन रिपीट होते तो हम तो पढ़ते ही जाते. इतने सारे ऑफेंसेस के साथ इतना सारा जनरल एक्सेप्शन हर बार ऐड कर रहे हो. हमारा आईपीसी लगभग सीपीसी जितना लंबा हो जाता है. ठीक है. साफ साफ बोल दिया है कि आप जनरल एक्सेप्शंस के साथ सब कुछ पढ़ोगे. ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसमें? सबसेक्शन 2 कहता है एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता. कोई भी एक्सप्रेशन मीन्स एनी टर्म जो कि आपके संहिता में कहीं पर भी एक्सप्लेन किया, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन. कहीं पर भी अगर उसको एक्सप्लेन किया गया और उसके बाद वो कहीं पर भी यूज कर रहा है तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ समझो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर कहीं पर मैन डिफाइन कर दिया, कहीं पर वुमेन डिफाइन कर दिया, तो जब उस पर्टिकुलर चीज को, कोई एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, तो बाकी संहिता पे कहीं पर भी उस चीज को पढ़ोगे तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो. या फिर अगर जनरल एक्सेप्शंस एक्सप्लेनेशन में यहां पर कोई भी चीज दे रखी है तो आगे जितने भी जगह पर ये कॉन्सेप्ट जब भी यूज किए जाएंगे तो हम इन्हीं चीजों को समझेंगे ना. ये टर्म्स अगर कहीं पर भी यूज किए जाएंगे तो हम इन्हीं चीजों को समझेंगे. वहां कोई विपरीत मतलब थोड़ी ना निकालेंगे. बस यही कहना चाहता है सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 3, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पोजेशन में है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी एजेंट के पोजेशन में है, तो क्या हम मान लें कि उस वक्त हस्बैंड के ही पोजेशन में, या हम मान लें कि उस वक्त प्रिंसिपल के ही पोजेशन में है? यस, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि सबसेक्शन 3 यही कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी, दिस इज अ हस्बैंड, अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पोजेशन में है तो हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास ही है. सेम विद क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स. When the property is in possession of the person's spouse, इस पर्सन के स्पाउस के पोजेशन में थी ना प्रॉपर्टी. क्लर्क और सर्वेंट, या इसका कोई क्लर्क हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के अकाउंट पर, देन इट इज इन द पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता. तो हम ये मानेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है उस पर्टिकुलर हस्बैंड, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ही पोजेशन में है. बराबर. एक्सप्लेनेशन में सिंपल ये कहना चाहता है कोई भी पर्सन जो है टेम्पररी या कोई पर्टिकुलर ओकेजन पर उसको हमने प्रॉपर्टी दिया है एज अ कैपेसिटी ऑफ क्लर्क या सर्वेंट, तो वो भी क्लर्क और सर्वेंट की डेफिनेशन में इस पर्टिकुलर मीनिंग में आ जाता है. टेम्पररी बेसिस पे अगर आपने किसी को हायर वगैरह किया, थोड़े समय के लिए भी अगर उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया, तो मानेंगे कि इस सबसेक्शन में वो आप ही के पोजेशन में है. सबसेक्शन 4, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट विद द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स व्हिच रेफर टू द एक्ट्स डन also extends to illegal omission. कहने का मतलब है एक्ट्स में ओमिशन भी आता है. हमने जब स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था बेटा, तो हमने बोला था कि जब भी एक्टस रियस की बात आती है, किसकी बात आती है? जब भी एक्टस रियस की बात आती है तो एक्टस रियस में 2 चीजें होती बेटा. एक तो होता है आपका एक्ट और दूसरा होता है आपका ओमिशन. बस यही आपके सबसेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 ने बहुत स्पष्ट रूप में क्लियर किया है कि संहिता में कहीं पर भी अगर कुछ विपरीत देखा है तब तो वो विपरीत मान लेंगे, एक्सेप्ट अदरवाइज कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स. ठीक है. वर्ड्स व्हिच रेफर टू द एक्ट डन आल्सो एक्सटेंड्स टू इलीगल ओमिशन. पर ध्यान रहे ये ओमिशन क्या है? इलीगल वाला है. कुछ करना अगर ऑफेंस में आता है तो कुछ इलीगल वे में नहीं करना, दैट इज टू से इलीगली ओमिशन कर देना भी आपके उस पर्टिकुलर एक्ट में ही आने वाला है. एंड सबसेक्शन 5, जिसको हम सेक्शन नंबर 34 के रूप में जानते थे, कॉमन इंटेंशन के रूप में जानते थे. यस और नो? कॉमन इंटेंशन के रूप में जानते थे. अच्छा, 2 वर्ड्स अच्छे से समझना बेटा. कई बार कॉमन इंटेंशन, सेम इंटेंशन में स्टूडेंट्स का इशू होता है कि क्या है ये चीज, कैसे डिफरेंट है. सिंपल सा मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ आपको. आपके ब्रदर है, ठीक है, और ये आप है, मान लो आप सिस्टर है. ठीक है, बराबर.
अब दोनों के पास एक पर्टिकुलर ब्रांड की दोनों के पास साइकिल है। क्या है? दोनों के पास साइकिल है। सेम टाइप की साइकिल, सेम टाइप का टी शर्ट पजामा घर वाले दिलाते हैं जनरली, एक ही तरीके, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, हुएवर इट इज। एक तो हो गई ये सिचुएशन। तो ये क्या है? ये सेम सेम है, एग्जैक्ट सेम सेम, दोनों को एक ही चीज दिला दी, एक पे एक फ्री मिल रही थी, सेम दिला दी। एक ऐसा है, भैया को दिला दी, बहन को ना दिलाई, बोले तुम छोटी हो भैया वाली यूज कर लेना, दोनों शेयर करो। तो दिस इज व्हाट, ये वाली जो अब आपको साइकिल दिलाई गई है, दिस वन, ये दोनों कॉमनली यूज करते हो। दोनों के बीच में अब ये क्या है? दोनों के बीच में ये कॉमन है, बराबर। और जब ऐसा ही कोई इंटेंशन दोनों के बीच, ये पर्टिकुलर प्लान शेयर होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज अ कॉमन इंटेंशन। वेरी सिंपल, कोई समस्या ही नहीं है। सेम सेम मतलब तुम्हारे पास भी ऐसा है, हमारे पास भी ऐसा है। कॉमन मतलब भाई अपन दोनों के बीच ये एक ही चीज है। तो कॉमन इंटेंशन भी क्या होता है? दोनों के साथ दोनों के बीच में वो एक ही चीज है। अब सोचो जरा, अगर तुमको साइकिल यूज करनी है, सो व्हाट विल यू डू? भैया प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे साइकिल दे दो ना प्लीज। आप लोग प्लानिंग करोगे, भैया बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम्हें 5 बजे साइकिल चाहिए ना, मैं 4:30 बजे लाके देता हूं, या 4:50 लाके देता हूं, या 4:59 पे लाके दूंगा। तो बिकॉज यू वांटेड टू यूज साइकिल एट 5 PM, वो 4:48 या 4:49 पे लाके देते हैं। 4:48 और 4:49 पर वो साइकिल लाकर देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपका भी तो कोई प्लान है ना 5 बजे, उसके फर्दरेंस में मैं 4:59 या 4:58 आपको साइकिल लाके दे रहा हूं। तो भैया ने क्या किया? आपके उस पर्टिकुलर नीड, उस पर्टिकुलर 5 बजे वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने के फर्दरेंस में वो एक्ट कर दिया। ग्रेट, यही बना एग्जाम्पल, जस्ट अभी बनाया, ठीक है, बराबर। तो आई होप कि दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज मेंट बाय कॉमन इंटेंशन। नाउ लेट्स रीड योर सबसेक्शन 5। इट सेज व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, इज डन बाय सेवरल पर्संस। इतना तो सिमिलर है, साफ साफ है बेटा, चाहे वर्ड सेम हो या कॉमन हो, हमें एक से ज्यादा लोग चाहिए, दैट मींस कम से कम मिनिमम 2 पीपल आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑल इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जब सबके कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में सेवरल पीपल, पर्टिकुलरली जो एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, वो किया तो सेवरल पीपल के द्वारा जा रहा है, लेकिन आगे सुनो, सेवरल पीपल के फर्दरेंस में कोई कॉमन इंटेंशन होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल द पीपल आर होल्डिंग द कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ उसने वो अकेले किया है, एज इफ इट वाज डन बाय हिम अलोन। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, बहुत सारे लोग मिलके कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सब का एक कॉमन इंटेंशन है। अब हो सकता है बेटा ये साइकिल 4-5 लोगों के बीच भी शेयर हो रही हो, तो सब लोग अपनी जो प्लॉटिंग प्लानिंग है वो सबके कॉमन इंटेंशन को फॉलो कर रहा ना, कि भाई सब लोग उसको साइकिल को 25% शेयर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टाइम को डिवाइड करके यूज करेंगे, तो सबका मुद्दा या सबका जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाए। इसके फर्दरेंस में अगर कोई भी पर्सन एक्ट करता है तो हर वो पर्सन लायबल होगा उस पूरे प्लान में। अगर 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, हर पर्सन वो लायबल होगा जैसे कि उसने वो एक्ट अकेले किया है। दैट्स इट, दैट इज सेक्शन नंबर 34। बहुत सारे लैंडमार्क केसेस है इसके ऊपर। सबसे लैंडमार्क केस आपका आता है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। अब कोर्ट इसमें ये बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां देखो, क्या बोलना चाहता है कोर्ट? क्या ये जरूरी है कि सभी लोग उस वक्त जाकर एक्ट करें? कॉमन इंटेंशन है, 4 लोगों ने प्लान बनाया कि लेट्स मर्डर समबडी, तो क्या ये जरूरी है कि चारों के चारों मौका वारदात पे हो, या चारों के चारों जाकर वहां पर नाइफ को यूज करें और तलवार को यूज करें, किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर कॉज करें? आंसर इज नो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट इक्वली। कोई जरूरी नहीं है कि सबने बराबर का सहयोग किया। किसी की पार्टिसिपेशन 10% तक लिमिट हो सकती है, किसी की 50% तक लिमिट हो सकती है। कोई गाड़ी लेके आ सकता है, कोई घोड़ा लेके आ सकता है, कोई नाइफ लेके आ सकता है, कोई पर्टिकुलरली उस जिस पर्सन की डेथ कॉज करना चाहते हैं उसको मौका वारदात पे बुला सकता है। तो किसी भी एक्सटेंट तक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू अकम्प्लिश मोर और लेस। कोई कम पार्टिसिपेट करे, कोई ज्यादा पार्टिसिपेट करे, बट उसका ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट द इंडिविजुअल हु डिड लेस टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ब्लेम। हिज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेम। बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है इसकी, बराबर।
महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस है, काफी अच्छा केस है। इसको हम लोग रिवर बैंक का जो केस है उसके नाम से भी जानते हैं थोड़ा। जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर डिसीज जो है उसकी हत्या कर दी थी। तो अलॉन्ग विद हामिदुल्ला, एल्दाद था और हामिदुल्ला था और कुछ और लोग थे बेटा, वो इंडस रिवर वैली पर या इंडस रिवर बैंक पर गए थे वहां पर कुछ बोट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और जब बैंक पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन जो था, फादर ऑफ वली शाह, वॉज टेकिंग अ बाथ एट द रिवर, तो उस वक्त नहा रहा था। तो एल्दाद ने वॉर्न किया, एल्दाद एंड अदर्स अगेंस्ट कटिंग, ही वांट एल्दाद। तो एल्दाद और जो भी उसके रिलेटिव्स वगैरह थे वहां पे बेटा पेड़ वगैरह काट रहे थे, तो उनको क्या किया, उनको वॉर्न किया। किसने वॉर्न किया? ये मोहम्मद हुसैन ने वॉर्न किया दैट जितने भी बिलोंगिंग्स वगैरह हैं वो उनके लैंड पर हैं और उनको बिलोंग करते हैं, तो प्लीज स्टॉप इट एंड डोंट कलेक्ट दीज बंडल्स। लेकिन उन्होंने फिर भी रुके नहीं और उसके बावजूद ये सारी चीजें कलेक्ट करके गए। ऑन द वे बैक दे वर स्टॉप्ड बाय गुलाम शाह, नेफ्यू ऑफ हुसैन शाह। हुसैन शाह का जो नेफ्यू था वो आया और वहां पर बेटा हाथापाई शुरू हो गई। ही आस्क्ड कि भाई किससे पूछ के ये चीजें लेके जा रहे हो तुम, एंड प्लीज रिटर्न आवर रीड्स। बट एल्दाद एंड हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज, बोले जाओ जो होता है कर लो, तुम्हारे मर्जी आवे जो कर लो, मैं तो ये चीजें लेके जाऊंगा। जाहिर सी बात है गुलाम शाह प्रोवोक होगा, लेकिन ये प्रोवोकेशन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ना, इस चीज का प्रोवोकेशन नहीं होगा। ये मर्डर वाले प्रोवोकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब वो मना करेगा तो उसको लगा ए मेरे को कैसे मना किया, ओके ऑन। बट एल्दाद एंड हिज फ्रेंड रिफ्यूज टू रिटर्न। गुलाम शाह हिट एल्दाद। अब गुलाम शाह ने बेटा एल्दाद को, एल्दाद यहाँ पे डिसीज था, मृत्यु हो चुकी थी, इसको जोर से हिट किया विद अ स्टिक, बट द हिट वाज मिस्ड, मिस हो गया। देन एल्दाद हिट दी गुलाम शाह विद द बैम्बू, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस शाउट महबूब शाह एंड वली शाह रश्ड देयर विद द लोडेड गन्स। ये सुनते ही महबूब शाह एंड वली वहां पर पहुंच गए थे, ठीक है, कहां पहुंच गए थे, मौका वारदात पे पहुंच गए थे, एंड रश देयर विद द लोडेड गन्स। एल्दाद एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड रनिंग, वो भागना शुरू कर दिए थे। मीनवाइल वली शाह ने फायर कर दिया था हामिदुल्ला पर एंड जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। महबूब शाह ऑल्सो फायर्ड एट एल्दाद बिकॉज ऑफ विच ही सफर्ड सिवियर इंजरीज। बट पहले पीटा किसने था? एल्दाद ने पीटा था, ठीक है। अब एल्दाद ने जब पीटना शुरू किया तो भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया, महबूब शाह और वली शाह आए और इनको मारना शुरू कर दिया, जिसमें से हामिदुल्ला की डेथ भी हो गई है। लेटर ऑन he also died. Wali Shah absconded, but Mehboob Shah was apprehended by the police. अब सवाल ये उठता है कि क्या सब लोगों का कॉमन इंटेंशन था? यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने एक्विट किया एपेलेंट को, acquitted the appellant convicted under the section 302, read with section 34। बोले मर्डर का जो चार्ज लगा है और मर्डर के चार्ज के साथ जो कॉमन इंटेंशन आपने लगाया है कि भाई जो वली शाह था और महबूब शाह था, इन दोनों का एक कॉमन इंटेंशन था, इसके लिए कन्विक्ट जो किया था वो एक्विट कर दिया। प्रीवी काउंसिल हेड दैट द इन द प्रेजेंट केस देयर वाज नो स्कोप फॉर प्री प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच। लेकिन कुछ हम केसेस ऐसे पढ़ेंगे, रामस्वरूप का केस पढ़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट बोलता है नो, ऑन द स्पॉट ऑल्सो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकता है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट नेसेसरी, ऑन द स्पॉट ऑल्सो मीटिंग ऑफ द माइंड्स हो सकता है। हम बोलेंगे ऑन द स्पॉट ऑल्सो कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 में क्या बोला? ऑन द स्पॉट आपका कॉमन इंटेंशन नहीं बन सकता। Therefore, Privy Council set aside the judgment of Lahore High Court and acquitted Mahboob Shah from all the charges. ये कुछ और केसेस है जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर पढ़ें। राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का केस है, वेरी लैंडमार्क। कोई भी स्टेट जुडिशरी में मेंस में जा रहे हो, ये केस जरूर लिख के आना। सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट नेसेसरी टू ट्रिगर सेक्शन 34, दैट इज सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। कतई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉमन इंटेंशन कैन फॉर्म इवन ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट। बाकी जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, आप ये फैक्ट्स जरूर पढ़ना, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। मैं जनरली बेटा जो भी हमारी ऐप की क्लासेस होती है उसमें कोशिश करती हूं कि एटलीस्ट जो भी मेजर प्रोविजंस हैं उनके हम लोग फैक्ट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि जब फैक्ट्स पढ़ते हो तो आपको स्टोरी समझ आती है, देन यू कंक्लूड वेदर द डिसीजन गिवन वाज राइट और रॉन्ग। क्योंकि जब आपका जजमेंट राइटिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी आपको ये पर्टिकुलर फैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन महत्वपूर्ण रहता है। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? When an act which is criminal only by the reason of its being done with a criminal knowledge or intention, जब कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्रिमिनल सिर्फ इस वजह से है कि वहां पे कोई कॉमन इंटेंशन या कॉमन नॉलेज था।
is done by several person, और यही एक्ट जब several persons commit कर दे, then each of such person who joins, जिसने भी बाद में साथ साथ join किया in that act, ये नॉलेज और ये इंटेंशन की जानकारी रखते हुए वो पर्सन भी लाइबल होगा फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद द सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज. सिंपल. मान लो दो लोगों का ऑलरेडी प्लान है दैट वी वांट टू किल समबडी, बाद में बीच में कोई ज्वाइन करता है. अच्छा तुम लोगों का प्लान बन गया है, ओके फाइन, नो इशू, आई विल इंश्योर कि अब क्योंकि आपने यहां पर प्लान बना लिया है तो ही ऑल्सो ज्वाइंस. तो व्हेन ही इज ज्वाइनिंग नोइंग द फैक्ट कि इनका इंटेंशन या इनका नॉलेज क्या है, ये लाइबल हो जाता है. ये भी बराबर नॉलेज लाइबल होगा. बस एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये होनी चाहिए, जब वो ज्वाइन करता है बेटा उसका भी सेम नॉलेज सेम इंटेंशन हुआ तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द ऑपोजिट पार्टी, उसे इसकी इनका इंटेंशन इनका नॉलेज है. तो बेटा इंटेंशन प्रूफ करना कतई जरूरी होगा. और इंटेंशन प्रूफ कैसे होगा, कौन प्रूफ करेगा, क्या प्रूफ करेगा, दिस ऑल इज गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. जब भी आप बीएनएस पढ़ोगे आपको यह मांगता है कि ऑफेंसेस क्या क्या है, ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. लेकिन आपको यह जानने की आवश्यकता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में होगी कि क्या प्रूफ करना है, कौन प्रूफ करेगा या कैसे प्रूफ करेगा. सबसेक्शन 7, where causing of a certain effect or an attempt to cause effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that causing of the effect partly and of the act and partly of the omission is the same offense. जब कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट पार्टली कोई एक्ट से हुआ है, पार्टली कोई ओमिशन से हुआ है, तो हम मानेंगे कि वो एक पर्टिकुलर ही एक्ट है. जैसे इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द नर्स टू गिव फूड टू द पर्सन, खाना देना उसकी जिम्मेदारी थी, खाना नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया, दिस इज एन ओमिशन. प्लस साथ ही साथ मान लो खाना नहीं दिया, उसकी वजह से वीकनेस आ गई एक पर्सन को, प्लस एक कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया जिससे कि पर्सन की डेथ भी हो रही है. तो ओमिशन तो कर ही दिया खाना नहीं देके, लेकिन उसके साथ साथ कोई जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, तो जहरीला इंजेक्शन लगाने से भी तो इंसान की डेथ हो जाएगी ना. तो एक्ट प्लस पार्टली ओमिशन, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ सिंगल क्रिमिनल एक्ट. सबसेक्शन 8, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates, इसमें कॉपरेट था और इसमें ज्वाइन था. कॉपरेट मतलब अपना मुंह बंद रख रहा है, किसी भी तरीके से कोई साइलेंट फैसिलिटेशन कर रहा है आपको इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स. जानता है कि इनका इंटेंशन और नॉलेज वगैरह है क्या, तो आपको सिर्फ कॉपरेट कर रहा है कोई पर्टिकुलर एक्ट करके, तो ऐसा माना जाएगा. चाहे वो सिंगली करे या ज्वाइंटली, तो माना जाएगा आपने भी वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है. सबसेक्शन 9 कहता है सेवरल पर्संस आर एंगेज्ड or concerned in a commission of a criminal act, they may be guilty of the different offenses by means of that act. जब काफी सारे लोग एंगेज हैं या कंसर्न है किसी क्रिमिनल एक्ट के कमीशन में, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल अपराध हुआ है उसी के लिए वो लायबल होंगे, वो डिफरेंट के लिए भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 people प्लान टू कमिट थेफ्ट इन अ हाउस. 2 लोग तो नीचे चोरी कर रहे थे, तीसरा बेटा ऊपर गया और कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करके आ गया. ये तो इनके कॉमन इंटेंशन में है ही नहीं. ध्यान रखना है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं द डिफरेंट एक्ट दैट द डिफरेंट पर्सन और वन ऑफ द ऑफेंडर इज बीइंग हेल्ड लायबल, वो जिस एक्ट के लिए लायबल हो रहा था वो आपके कॉमन इंटेंशन का हिस्सा ही नहीं था. अगर होता तो सबके सब लायबल होते ना बेटा. दैट थर्ड पर्सन कमिटेड रेप, बलात्संग का अपराध किया तो सिर्फ वो पर्सन लायबल होगा, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑफेंस आ गया, वो कॉमन इंटेंशन का हिस्सा नहीं है. अंडरस्टूड. चलिए जी पनिशमेंट्स की तरफ चलेंगे. सेक्शन नंबर 4 से हम डील करेंगे. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 4 जो कि आपको बताता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, कितनी टाइप्स की पनिशमेंट रहने वाली है, और साथ ही साथ आपके पास आगे जब इम्प्रिजनमेंट दिया और उसके डिफॉल्ट में किसी ने भी वो पर्टिकुलर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ दिए जाने वाला फाइन या इम्प्रिजनमेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर फाइन से पनिश मिले तो नहीं दिया तो क्या वापस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे. सेक्शन नंबर 4 डील करेंगे. सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 कहता है सेक्शन नंबर 4 आपको क्या कहता है, सेक्शन नंबर 4 सिंपल से आपको इतनी सी चीज कहता है सेक्शन नंबर 4 आपको पनिशमेंट का टाइप बता रहा है. पहला बोलता है डेथ है जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, दूसरा बोलता है इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास है, तीसरा आपको इंप्रिजनमेंट. ये इंप्रिजनमेंट मींस व्हाट, इट इज फॉर अ टर्म, कुछ अवधि के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, आजीवन नहीं है, ओनली फॉर अ टाइम बीइंग है.
और इसका नेचर कैसा हो सकता है? दिस कैन बी रिग्रेस और दिस कैन बी सिंपल. रिमेंबर दिस थिंग एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व थ्रू आउट योर बीएनएस दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ कभी भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं दिया होगा. नेवर. ये हमेशा और हमेशा आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल रिग्रेस, ये आपको चीज कहां दे रखी होगी? ये टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट के साथ दे रखी होगी. या तो वो एक्सप्रेसली बोलेंगे सिंपल है, या वो एक्सप्रेसली बोलेंगे रिग्रेस है, या वो ये भी बोल सकते हैं आइदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन. आइदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? दोनों में से भी कोई भी एक डिस्क्रिप्शन का, कोई भी एक नेचर का. तो दोनों कौन से भैया? हार्ड लेबर के साथ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या फिर सिंपल. रिग्रेस विद हार्ड लेबर. रिग्रेस जब भी पनिशमेंट दिया जाता है तो उसके साथ बहुत कठोर श्रम करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, तो वो जाता है रिग्रेस. बाकी सिंपल है. 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फाइन एंड मार्क करो, 5 स्टार लगाओ. ये न्यू पॉइंट ऐड हुआ है पनिशमेंट में, दैट इज कम्युनिटी सर्विस. तो कितने पनिशमेंट हो गए आपके पास? 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो चुके हैं. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेजिस्लेचर ने बहुत क्लियरली जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला था उसको कंप्लीटली हटा दिया और बहुत स्पेसिफाई हो चुके हैं. अब हमारे पास पनिशमेंट्स कितने हैं? 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं. ठीक है, मेजरली 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं. बराबर, चल सकते हैं हम आगे. इसके साथ साथ आपको एक सेक्शन नंबर 5 जरूर पढ़ना है, दैट इज कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस. ध्यान रहे, पहले ये जो कम्यूटेशन का जो मामला था ये अलग अलग जगह दे रखा था. 2 सेक्शन थे आपके पास, 54 भी हुआ करता था और 55 भी हुआ करता था. अब इन्होंने बोला कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस. डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होना है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू 474 ऑफ बीएनएस होगा. एंड कम्यूटेशन करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली. ये हमने शॉर्ट में इन सेक्शंस को एकदम शॉर्ट कर दिया. सेक्शन नंबर 6 बोलता है फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट. अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस कमिट हुआ, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ. अगर उस ऑफेंस की सजा आपको 10 साल दे रखी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, ओके फाइन. मान लो उसका अटेम्प्ट है, ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ. अटेम्प्ट की सजा में आपको सिर्फ इतना बोला, हाफ ऑफ दिस सजा, half of the punishment given for the commission of the offense. तो इसका हाफ निकाल पाओगे ना? हाफ निकाल लेंगे ना हम इसका, हाफ ऑफ द कमीशन वाली सजा. तो इसका हाफ कैसे निकालेंगे? 10/2 कर देंगे, 5 years निकल जाएगा. बराबर है, वेरी सिंपल. ठीक है, अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि what if ये जो 10 years की पनिशमेंट दे रखी है, अगर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए ये सजा अगर मैम लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखी है तब तो वो ऑफेंस करने पर हम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देंगे. लेकिन मान लो कहीं पर भी हमको लाइफ इंप्रिजनमेंट का आधा करना है तो मैम कैसे करूं? या फिर अटेम्प्ट उस ऑफेंस का कर रहा है और उस अटेम्प्ट में दे रखा है कि लाइफ का हाफ करो, तो फिर मैम लाइफ का हाफ कैसे करूं? लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास. अब मुझे कैसे पता दैट कितने स्पैन ऑफ टाइम पीरियड के लिए दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टे अलाइव ऑन दिस वर्ल्ड और ऑन दिस अर्थ? कितने समय के लिए ये इस वर्ल्ड में, इनटू दिस वर्ल्ड रहने वाला है? मुझे नहीं पता ना कि आज 50 साल के आदमी को अगर हम सजा दे रहे हैं वो आगे 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा. और मुझे पता चल जाए 30 साल जिएगा तो 30 साल का आधा कर दो, 15 साल कर दो. लेकिन दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल. ह्यूमन लाइफ कितनी है, इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल. इसी तो कहते हैं लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो उसमें आपका सेक्शन नंबर 6 दोस्त बन के आता है, बोलता डोंट वरी, मैं हूं ना. चाहे अटेम्प्ट के मामले में आपको इस लाइफ इंप्रिजनमेंट का आधा करना है, किसी भी सूरत में अबेटमेंट वगैरह में लाइफ इंप्रिजनमेंट का जब भी आपको आधा करना है तो उस केस में आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को खुद को क्या मान लेंगे? आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को खुद को 20 years मान लेंगे. अब 20 years का हाफ करें, 20/2. फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? आपको भाग निकालना है. अब 20 का फ्रैक्शन हाफ भी कर सकती हूँ, 1/4 भी कर सकती हूँ, 1/5 भी कर सकती हूँ. तो फ्रैक्शन में मुझे जितने भाग में डिवाइड करने में उतना नीचे लगा दूंगी. तो इफ आई हैव टू डू हाफ ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट इतना ध्यान रखना, हर सूरत में जब भी फ्रैक्शन निकालना, आधा नहीं, आधा भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, और वही तो होता है फ्रैक्शन. तो जब भी मुझे फ्रैक्शन निकालना तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की जगह मैं 20 years मान लूंगी. 20 का हाफ निकालूंगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा. मान लो 20 का 4th पार्ट मुझे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 5 years हो जाएगा. हो जाएगा 5 years. बस यही कहना चाहता है कि फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट 20 years होगा. स्पेसिफिकली लाइफ के मामले में बोल रहे हैं. फिर आता है सेक्शन नंबर 7 में. सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है? सेंटेंस इन केस ऑफ इंप्रिजनमेंट. जब भी इंप्रिजनमेंट दिया जा रहा है वो कैसा हो सकता है?
मैम ये वाला हो सकता है ना, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा या रिग्रेस होगा या फिर सिंपल होगा, ठीक है ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर किसी पर्सन को हमने 10 इयर्स की सजा दी, या तो ये पूरी के पूरी सिंपल होगी या पूरी के पूरी रिग्रेस होगी? बिल्कुल। लेकिन मैम इज इट पॉसिबल कि 5 साल में इसको सिंपल सजा दे दूं और 5 साल में इसको रिग्रेस दे दूं? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें 3 चीजें हो सकती है बेटा, या तो फुल्ली सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा, या फिर फुल्ली रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगा, या पार्टली सिंपल इंप्रिजनमेंट प्लस पार्टली रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो सकता है। या क्या हो सकता है, 10 के 10 साल सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, या फिर 10 के 10 साल रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, या 5 साल सिंपल, 5 साल रिग्रेस, 4 साल सिंपल, 6 साल रिग्रेस, ऐसा भी हो सकता है। और यही कहना चाहता है सेक्शन नंबर 7। इट स्टेट्स दैट सेंटेंस इन केस ऑफ इंप्रिजनमेंट बी होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। या तो होली सिंपल हो सकता है या होली रिग्रेस हो सकता है, या पार्टली सिंपल पार्टली रिग्रेस हो सकता है। अगर आधा सिंपल है तो आधा तो रिग्रेस होगा ही ना। अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया इसमें से आधा सेंटेंस सिंपल होगा तो आधा बाय डिफॉल्ट रिग्रेस होगा, और अगर बोल दिया है, सॉरी एक्सप्रेसली बोल दिया कि आधा रिग्रेस होगा, दैट मींस आधा सिंपल होगा। समझ आया? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, यस, सेंटेंस ऑफ फाइन वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे, हमने अभी पनिशमेंट्स में सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट पढ़ा और जिसमें हमने बोला कि आपको इंप्रिजनमेंट मिलेगा और हम आपको फाइन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फाइन भी दे सकते हैं। या तो हो सकता है सिर्फ जुर्माना दे दिया जाए, या फिर आपके सेंटेंस के साथ साथ जुर्माना दे दिया जाए। इट इज पॉसिबल ना? इट इज पॉसिबल कि या तो ओनली सेंटेंस दे दिया जाए, सेंटेंस में भी सुनना अच्छे से, सेंटेंस में भी या तो ओनली इंप्रिजनमेंट दे दिया गया हो, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन भी तो हो सकता है, एक और भी तो हो सकता है, ओनली फाइन भी तो हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इन दो की, किसकी? इसकी। जब यहां पर ये फाइन दे दिया गया या इंप्रिजनमेंट के साथ जब फाइन दे दिया गया है, और मान लो मैं पे ना करूं, इफ आई डोंट पे दिस देन व्हाट? तो सेक्शन नंबर 8 कहता है अगर पे नहीं किया तो फाइन मिलेगा, सॉरी अगर फाइन पे नहीं किया, अगर फाइन पे नहीं किया तो सीधा सीधा इंप्रिजनमेंट मिलेगा। अब जाइए जेल की सजा काट के आइए, ये कहता है सेक्शन नंबर 8। और डिफरेंट पैरामीटर्स दे रखे कि हम कैसे बताएंगे कि अब आपको कितना समय जो है वो जेल में बिताना है। बराबर? अब देखो जरा, तो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 8 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब भी आप फाइन इंपोज करोगे किसी पर, मैम अनलिमिटेड हो सकता है, बिल्कुल अनलिमिटेड हो सकता है, जितनी मर्जी आवे उतना दो, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा ना। हम कैसे कंक्लूड करेंगे एक्सेसिव है या नहीं है? उस पर्सन की हैसियत से, वो पर्सन की इनकम क्या है, वो पर्सन कितना अफोर्ड कर सकता है, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स, कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है, किसके अगेंस्ट ऑफेंस है, किस टाइप का ऑफेंस है, कैरेक्टर ऑफ योर दैट ऑफेंडर, सर्कमस्टेंसेस, काफी सारी चीजों को देखकर वो हम फाइन इंपोज करेंगे। वो अनलिमिटेड हो सकता है, कोर्ट की मर्जी है, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा। अब यहां पर भी ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ फाइन के मामले में ये जो भी हमारे जितने भी कोर्ट्स को बीएनएसएस के वजह से या बीएनएसएस में जितना भी फाइन देने का पावर है उसके एम्बिट में रह के वो फाइन इंपोज करेंगे। ओके, चलिए सबसेक्शन 2 बोलता है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। 5 स्टार लगाओ, यही वो सेक्शन था जो कहता है, जो घोषणा करता है कि लिसन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर किसी ने भी पेमेंट नहीं किया फाइन का तो आ जाओ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट। बट इसने 2 सिचुएशन बता दी बेटा कि कब फाइन नहीं दिया, तो अगर ऑफेंस पनिशेबल है इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट एंड फाइन के थ्रू, इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, तब अगर आपने फाइन नहीं दिया तो सफर द इंप्रिजनमेंट, या फिर व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट और फाइन, जब सजा में आपको इंप्रिजनमेंट और मतलब हिंदी वाला और मतलब या इंप्रिजनमेंट या फाइन के तौर पे पनिशेबल है, या फिर सेकंड सिचुएशन जब सिर्फ और सिर्फ फाइन के तौर पे पनिशेबल है, तो सब में फाइन है ना, और कोर्ट कभी भी इन सारे में सिचुएशन में से कभी भी फाइन इंपोज कर दे, नहीं पे किया तो इंप्रिजनमेंट है। दैट इज योर सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 8 का सबसेक्शन 2। बराबर? सबसेक्शन 3, लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। क्या लिमिट रहेगी?
आपने बोला ना आपकी यहाँ पे आप फाइन नहीं पे किया तो सॉरी हाँ फाइन पे नहीं किया तो इंप्रिजनमेंट, तो सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बोलता है डोंट वरी वी विल लेट यू नो कि एग्जैक्टली आपको कितना फाइन पे नहीं करने के चक्कर में कितना इंप्रिजनमेंट जाना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 3 बोलता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फाइन पे नहीं किया और जहां पे आपको साथ में इंप्रिजनमेंट भी दे रखा था, imprisonment not exceed 1/4 of the imprisonment which is the maximum fixed for the offense। ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम टर्म फिक्स्ड है उसका 1/4 सेंटेंस के लिए हम एक पर्सन को भेज देंगे, 1/4 ऑफ इंप्रिजनमेंट के लिए भेज देंगे अगर वो फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर दे तो। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सबसेक्शन 4 ये बोलता है imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service, किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। इसको मैं सही भाषा में बोलूं ना बेटा तो ये सबसेक्शन सेक्शन नंबर 7 के जैसा है। ये देखो ये बोलता है ना पार्टली सिंपल पार्टली रिग्रेस हो सकता है। इसने क्या बोला? सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 4 ने बोला लिसन, जब तुमको फाइन पे करने को बोला तुमने फाइन पे नहीं किया, या तुमको कम्युनिटी सर्विस करने को बोला तुमने कम्युनिटी सर्विस नहीं किया, तो जब भी ऐसे मामले में तुमको इंप्रिजनमेंट मिलेगा तो वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। किसी भी डिस्क्रिप्शन मतलब सेक्शन नंबर 4 के तहत ये रिग्रेस भी हो सकता है, ये सिंपल भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन मतलब नेचर बता रहा है आपके इंप्रिजनमेंट की, बराबर। अब सबसेक्शन 5 बोलता है जब फाइन या कम्युनिटी सर्विस अवॉर्ड किया था देन सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा। अगर आपने फाइन पे नहीं किया या कम्युनिटी सर्विस नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंप्रिजनमेंट भुगत लेंगे। लेकिन सुनना, यहां पे ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ जब ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली की बता रहा है, क्योंकि बेटा अब सिर्फ फाइन से पनिशेबल था ना, जहां पे इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल था और हमने फाइन पे नहीं किया तो वहां तो हम इस इंप्रिजनमेंट की 1/4 दे रहे थे। बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन जहां पे इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोला कि फाइन दो। अब पढ़ के आ चुके हो सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी बोलता है 200 फाइन। अब वो फाइन नहीं दिया तो मैं 1/4 किसकी दूंगा? क्योंकि 1/4 तो मुझे तब देनी पड़ेगी ना जब इंप्रिजनमेंट उस पर्टिकुलर ऑफेंस में दे रखा होगा। व्हेन द ऑफेंस इज नॉट पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट इट इज पनिशेबल ओनली एंड ओनली विद फाइन, एंड व्हेन द फाइन इज नॉट पेएबल और इज नॉट पेड और डिफॉल्ट इज कमिटेड इन द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, देन हाउ डू आई डिसाइड दैट हाउ मच ऑफ द इंप्रिजनमेंट इज टू बी गिवन? तो लेजिस्लेचर बोलता है डोंट वरी, हम फिर फाइन का अमाउंट देखेंगे कि आपने फाइन जो है कितना दिया था। अगर हमने फाइन बोला था लिसन ब्रदर पे 5000 रुपीज, नहीं पे करता है 2 महीने के लिए जेल में डालो। अगर 5000 से ऊपर लेकिन 10,000 तक का हमने उसको फाइन पे करने को बोला, नहीं पे करता 4 महीने के लिए जेल में डालो। अगर 10,000 रुपए से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है तो फिर हम उसको 1 साल तक के लिए इंप्रिजनमेंट में भेज देंगे अगर वो आपका फाइन जो है पे नहीं करता है तो, और वो भी तब जब ऑफेंस इज ओनली एंड ओनली पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, और जब उसके साथ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल मतलब उसमें उस ऑफेंस में पर्टिकुलर सजा इंप्रिजनमेंट की भी दे रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा 1/4 से पनिश कर देंगे। जो भी इंप्रिजनमेंट की सजा है उसकी 1/4 कर देंगे, अदरवाइज ये स्लैब फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये प्री में पूछा जा सकता है कि फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस जो अवार्ड कर रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा बेटा? उसका सिंपल नेचर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चल सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सेक्शन के साथ। ओके, सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 6 में ए बी सी करके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये बोलता है कि क्या मैम हमारा जो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट है जो हमें तब मिला जब हमने फाइन पे नहीं किया, क्या ये खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कहां समस्या है, बट खत्म तब होगा जब आपने फाइन पे कर दिया है। व्हेन यू हैव पेड द फाइन तो तब हो जाएगा। और अगर आपने पार्ट में पे कर दिया है तो वो जब आपका प्रोपोर्शनल टाइम खत्म हो जाएगा तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ खूब सारा एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन भी है, सुनो एक इलस्ट्रेशन बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, एक पर्सन को बोला कि आपको 10,000 रुपीज फाइन पे करना है, क्या मान लो उसको हमने बोला 12,000 रुपए दो, कितना 12,000 रुपए का फाइन लगाया। एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को विजिबल होगा। फाइन कितना पे करने को बोला? 12,000, बराबर। इसने क्या कर दिया? इसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया। इसने बेटे डिफॉल्ट कमिट कर दिया। अब डिफॉल्ट कमिट करने पे हम इसको जेल कितना भेजेंगे? 1 ईयर। कितने के लिए भेजेंगे? 1 ईयर,
बराबर, यहां हमारी कहानी खत्म हुई। इसको सुनना अच्छे से, यह बेचारा जेल की सलाखों के पीछे था। ये पर्सन जो है, ही वॉज बिहाइंड द बार्स। लेकिन इसको यहां रियलाइज हुआ कि ना, मुझे फाइन पे करना चाहिए था, मुझे फाइन पे करना चाहिए था। तो ऐसा हुआ बेटा कि जब इसने जेल में 4 मंथ्स 4 महीने गुजार लिए, तब इसने 4 महीने गुजार लिए, तब इसने 6,000 रुपीज पे कर दिया। अब एक बात बताओ, 12,000 रुपए है एक महीने के लिए, तो 12,000 को डिवाइड करो 12 से, 12 महीने हुए ना, तो हर महीने का कितना हुआ? 1,000 रुपए हुआ। बोलो बेटा हाँ कि ना, हर महीने का 1,000 रुपए हुआ। अब हुआ ये कि बेटा 4 महीने जेल में गुजारने के बाद उसने 6,000 रुपए फाइन पे कर दिया। अब रिलीज हो जाएगा? नो, क्योंकि 4 महीने निकले हैं, अभी सिर्फ 4,000 रुपए की आपने सजा काटी है और आपने पैसा दिया 6 महीने का। दैट मीन्स 4 + 6 10, बाकी 2 महीने का क्या? दैट मीन्स भले अभी इसने 6,000 रुपए दे दिए हैं, लेकिन 6,000 रुपए के बाद जो अनपेड अमाउंट के प्रपोर्शन का बचा हुआ इंप्रिजनमेंट है, वो कौन भुगतेगा ब्रदर? तो उसके लिए अभी भी इसको 2 मंथ्स जेल में रहना पड़ेगा। अभी भी इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। ये पीरियड खत्म होने के बाद ये कितना हो गया? ये 6 मंथ्स हो गया। तो ये अनपेड अमाउंट के लिए सजा काट ली इसने। जब अनपेड अमाउंट के लिए सजा काट ली, तो अब जितना अमाउंट पे किया है उतने के प्रपोर्शन के टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसको रिलीज कर देंगे। यही पूरी कहानी आपको पूरे के पूरे क्लॉज बी में दे रखी है। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी में दे रखी है, ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, बराबर। फिर आता है सबसेक्शन 6 का क्लॉज सी, बेहतरीन, जो बोलता है इफ फाइन रिमेन अनपेड, तो कितने समय में हम क्लेम कर लें? क्लेम करने का समय कितना, या मैं कहूं तो रिकवर करने का, या जो प्रॉपर टर्म है कि हम इसको लेवी कब तक कर सकते हैं, टिल व्हाट ड्यूरेशन कैन वी लेवी दैट अमाउंट। तो सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी ये कहता है, क्लॉज सी का भी फर्स्ट पार्ट, इफ इट रिमेन्स अनपेड, अगर उसने दिया ही नहीं पैसा, तो 6 साल के अंदर अंदर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस बेटा पास हुआ है उसके 6 साल के अंदर अंदर, नॉट 6 महीने, अगर मैंने गलती से बोल दिया तो इट इज 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट को रिकवर कर लेना है, बराबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोलता है लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट ही 6 ईयर्स का है तो फिर कैसे रिकवर करेंगे मैम? तब तो ये चलो हो जाएगा, लेकिन इम्प्रिजनमेंट अगर 6 ईयर्स से भी लॉन्गर है तो 6 ईयर्स के अंदर अंदर कैसे रिकवर करेंगे? जाहिर सी बात है ना, 6 साल से ज्यादा तो वो जेल में बैठा है। तो यहां बोलता है जितना 6 ईयर्स से अगर ज्यादा, मान लो 10 ईयर्स के लिए उसको सजा दे रखी है, तो उसका सेंटेंस एक्सपायर होने से पहले आप उससे अमाउंट रिकवर कर लो। इफ ऑफेंडर लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स may be levied at any time previous to the expiration of that period, वो पीरियड खत्म हो उससे पहले आप उस पर फाइन लेवी कर दो, रिकवर कर लो। डेथ ऑफ द ऑफेंडर, मान लो जिसको हमने सेंटेंस दिया उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, ध्यान रखना। डज नॉट डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता है। एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेट, उसके मृत्यु उपरांत उसकी जो भी संपत्ति डेट्स के लिए, ऋणों के भुगतान के लिए लाइबल होगी, उसी प्रॉपर्टी को अटैच करके हम लोग फाइन की रिकवरी कर लेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर नो रिकवरी, वेरी सिंपल। चलिए, सेवरल ऑफेंसेस, जो बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिट क्या रहेगी? तो सेक्शन नंबर 9 कहता है लिमिट्स ऑफ द पनिशमेंट इफ ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, पार्ट से बना हुआ है, पनिशमेंट नॉट मोर देन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस। एक चाटा मारा तो भी हर्ट है, 100 चाटे मारे तो भी हर्ट है। तो चाहे अ पर्सन इज स्लैप्ड वंस और अ पर्सन इज स्लैप्ड थ्राइस, या फिर फॉर 100 टाइम्स, he will be given punishment for only 1 time of hurt ना। 100 हर्ट के अलग अलग हम हर्ट के सेक्शंस डाल के थोड़ी ना उसको पनिश कर सकते हैं, नहीं, उसको हम एक ही वो धारा लगाकर फिर उसको हम पनिश कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन। ऑफेंस ऐसा है जो एक या एक से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल करता है, फर्स्ट पार्ट, या फिर सेकंड,
several offenses of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense. जहां एक्ट्स तो खूब सारे सेवरल हैं, लेकिन जब हम उसको दूसरे के साथ ऐड करते हैं, जब वो मिलते हैं, तो वो एक नया ही ऑफेंस बना रहे हैं. ऑफेंस व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, एक डिफरेंट ऑफेंस बना रहे हैं जब वो सारे ऑफेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं. तो देन इन दैट केस नॉट द पनिशमेंट विद मोर देन सिवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिमसेल्फ अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ वन ऑफ सच ऑफेंसेस. तो जितने भी ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस में से जिस ऑफेंस की सबसे सिवियर पनिशमेंट कोर्ट दे सकता था, उससे ज्यादा के लिए हम उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं देंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है दैट अगर डाउटफुल है, कोर्ट इज डाउटफुल एज टू विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. दो ऑफेंसेस में कंफ्यूज है, ये वाला अपराध क्या कि ये वाला, देन व्हाट इज टू बी डन, लोवेस्ट पनिशमेंट हम दे देंगे. और यही कहता है आपका सेक्शन नंबर 10, जहां पर सजा कम है वो वाली पनिशमेंट हम दे देंगे. ठीक है, यही सारी चीज आपके सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 में दे रखी है. नाउ विल मूव ऑन टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर आपको याद है बेटा, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट डिस्कस की थी. थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट डिस्कस करते हुए मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी एंड दैट इज एक्सपायटरी थ्योरी. एक्सपायटरी थ्योरी जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जहां पर्सन इंट्रोस्पेक्ट करता है, या जिसको मैं हिंदी में कहूं तो एकांतवास का सिद्धांत है, एकांतवास की थ्योरी है. जब पर्सन को अकेला छोड़ दिया, नाउ ही इज गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट. जो चीजें हमने करी है वो सही है या नहीं है, किस दिशा में मैं जा रहा हूं, वहां पर उससे खास बातचीत करने के लिए कोई होता नहीं है, ना ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास प्लेस किए जाते हैं. ही इज कंप्लीटली अलोन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, या हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डार्क रूम होता है. तो अब ये जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा तो कौन कौन से केसेस में दिया जाएगा, कौन कौन सा ऑफेंस का नेचर होगा तब दिया जाएगा, और लिमिट कितनी होगी. क्या पूरे 1 साल के लिए हम किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दें? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे मामले में कंप्लीटली पागल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को बेटा जीवन में कुछ कुछ चीजों की डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों पर. वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी हो सकती है. ठीक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन तो है ही है, रिफॉर्मेशन इन द ऑफेंडर, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन. दो ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12, जो कि पहले हुआ करता था 73 एंड 74 में. सेक्शन नंबर 11 बोलता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा कब, कितना टोटल मिल सकता है, और उसका स्लैब कितना होगा. ये कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तब मिलेगा व्हेन अ पर्सन इज अवॉर्डेड रिग्रेस इंप्रिजनमेंट. कोई भी ऑफेंस की सजा के लिए जब उसको कठोर कारावास दिया गया, तभी आपका कोर्ट सोचेगा, विचारेगा और फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देगा. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू गिव सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. इट इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिशन. उनका डिस्क्रिशन है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते हैं. वर्ड में लिखा है, शैल तो कहीं दे ही नहीं रखा है. मान लो किसी ने मर्डर कमिट किया, उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के लिए भेजा, तो उसमें से कुछ समय तक के लिए कोर्ट ये बोल सकता है कि आप कुछ समय तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाइए. और टोटल ड्यूरेशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का हर पर्सन का कितना नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स इन होल. भले एक पर्सन को आजीवन कारावास के लिए भेजा आपने, या 10 इयर्स के लिए भी भेजा है, 10 इयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दिया, लेकिन वो पूरा 10 इयर्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक के लिए हम किसी भी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते. ठीक है, अब वो भी डिपेंड करेगा कि आपका ये वाला जो बेटा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, ये वाला रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है ना, ये कितने समय का मिला है. अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स का ही मिला है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 6 महीने जेल जाइए, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सीधे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना एक्सीड नहीं करेगा, टोटल 1 महीना एक्सीड नहीं करेगा. जहां रिग्रेस इंप्रिजनमेंट खुद ही 1 साल से ज्यादा है, नॉट एक्सीड 1 ईयर मींस 6 महीने से ज्यादा पर 1 साल से कम, देन इन दैट केस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा. बेटा ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जरूरी नहीं कि पूरा के पूरा 2 महीने देंगे, 2 महीने से कम भी हो सकता है, पर 2 महीने से किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं होगा. ओके, थर्ड बोलता है नॉट मोर देन 1 ईयर, सॉरी नॉट नहीं, मोर देन 1 ईयर, ऊपर वाला नॉट पढ़ लिया था, नॉट एक्सीड 1 ईयर. दैट मीन्स अब 1 साल से ज्यादा हुआ तो उस मामले में अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ही 1 साल से ज्यादा है, तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी सूरत में 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा. और ये कंक्लूड कर लेता हमारी ये लाइन को, दैट
जो आपका टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। अब मान लो एग्जाम्पल, ये वाला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, क्या पूरा 1 महीना एक साथ भेज सकते हैं? आंसर इज नो। उसको भी बिट्स एंड पीसेस में भेजिए ना। आपने जब इसको बेटा यहां 6 महीने तक के लिए रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया तो उसमें से 5 महीने तो आपने उसको नॉर्मल जेल में रख दिया, और 1 महीने के लिए पूरा अंधेरे में। नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करो, थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में रखो। पहले 14 डेज के लिए रख लो, फिर 14 डेज का इंटरवल कर लो, फिर वापस 14 डेज के लिए भेज दो, मतलब स्विचिंग करते रहो उसकी। यही कहना चाहता है सेक्शन नंबर 12, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द लिमिट ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या लिमिट होगी, ड्यूरेशन क्या होगा? तो इन्होंने सबसे पहले बोला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम विद 14 डेज इंटरवल। पहले 14 डेज दे दो 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, उसके बाद जो 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक उसको नॉर्मल जेल में डाल दो वापस, वहां पर रिगरस इंप्रिजनमेंट ही रहेगा उसका। फिर वापस से आप नेक्स्ट 14 डेज के लिए उसको लेकर आ जाओ। इस तरीके से आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है। ये 14 डेज वर्ड दे नहीं रखा है इंटरवल में, बट उन्होंने बोला सच पीरियड का मतलब क्या है? ये 14 डेज के बराबर की ही इंटरवल, जितने समय के लिए भेजना उतने समय तक की ही इंटरवल आपको बीच में गैप रखना पड़ेगा, बराबर। अब एक और सेकंड पॉइंट है, ये बोलता है जहां पे इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है, कौन सी? रिगरस इंप्रिजनमेंट। ये वाली जब रिगरस इंप्रिजनमेंट ही 3 महीने से ज्यादा है तो कम ड्यूरेशन के लिए भेज दो ना। अपने पास 3 महीना पड़ा है, तो 3 महीने से ज्यादा का समय है, तो आप ये 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप आराम से दो, 7 दिन से दे दो, 7 डेज एट अ टाइम विद 7 डेज इंटरवल इन अ मंथ। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मंथ के लास्ट वीक में 7 डेज आपने उसको भेज दिया, इन अ मंथ बोल रखा है, 1 महीने के आखिरी हफ्ते में आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भेज दिया, और दूसरे महीने के पहले हफ्ते में वापस से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो ये तो 14 डेज का हो गया ना। जहां 3 महीने से ज्यादा का रिगरस इंप्रिजनमेंट है उसमें ऐसा नहीं होगा। जब आपने 1 महीने के लास्ट वीक में 7 डेज भेजा है तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 7 डेज आप नहीं भेजेंगे, 7 डेज का इंटरवल नेसेसरी है, इन अ मंथ भी लिखा है आगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। एंड लास्ट सेक्शन फॉर टुडेज क्लास इज सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 13 बोलता है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस। एनहांस्ड पनिशमेंट क्या होता है? आपने हिंदी वगैरह में संधि का प्रकार पढ़ा होगा, जिसमें आपकी एक आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है वहां पे, वैसे इंक्रीज तो क्या, मात्रा इंक्रीज होती है वहां पे ना, छोटी की जगह बड़ी हो जाती है, और जो भी है आपकी मात्राएं वगैरह चेंज होती रहती है, ठीक है। खैर वो दीर्घ में होती है, और आपकी वृद्धि संधि में और भी प्रकार के जो चेंजेस हैं वो होते हैं, ठीक है। ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं जितना कि आप एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एग्जाम आपने क्रैक करना है ना, हमने थोड़ी ना, और हम क्रैक करेंगे तो फिर आपको फिर यहाँ पढ़ाएंगे थोड़ी ना, ठीक है। चलो भाई चले ओके, सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 13 में साफ बोला एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस, नॉट ऑल बेटा, ओनली ऑन ओनली सर्टेन ऑफेंसेस अगर वापस से कर दिया, दैट मींस प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, पूरा दोष सिद्धि हो चुकी है, वापस से अगर कन्विक्शन हो गया है तो अब रुकिए, अब आपके ऊपर सेक्शन नंबर 13 लगेगा, जो पहले की 75 ऑफ आईपीसी हुआ करता था, अब ये लगेगा और आपको थोड़ा ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। बट कुछ क्राइटेरिया है, अच्छे से देखो। इट सेज इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट इन इंडिया, जरूरी है, दैट मींस फॉरेन कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। अगर फॉरेन कोर्ट में पनिशमेंट होगी, फिर भारत में आके कोई अपराध कर दिया, हम नहीं बोल सकते दैट इज द प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 13। नो, इंडियन कोर्ट ने अगर पनिश किया है उसको, तो इन दैट केस इंडियन कोर्ट से पनिशमेंट मिलने के बाद, और वो भी कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 17, दैट मींस offenses with respect to coins, government stamps, and chapter number 17 offenses with respect to property। चैप्टर नंबर 17 पहले भी यही था आईपीसी में, और अभी भी बीएनएस में यही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी चैप्टर में कोई भी ऑफेंस किया जहां पर पनिशमेंट मोर देन 3 इयर्स थी, या तो इक्वल टू है बेटा, ये क्या है मेरा साइन, इक्वल टू है, एंड स्लैश मोर देन 3 इयर्स मिला है,
पहले 3 इयर्स से ज्यादा का पनिशमेंट, या तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट मिल गया, और अब वापस से सब्सिक्वेंट पनिशमेंट मिल रहा है, सब्सिक्वेंटली उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो अब सब्सिक्वेंट पनिशमेंट कितना मिलेगा? अब इस मामले में सब्सिक्वेंट पनिशमेंट या तो उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या अप टू 10 इयर्स। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट यहां पे अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए या तो उसे सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे या फिर 10 इयर्स दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो और गलती से भी मोर देन 3 इयर्स नहीं लिखना है, सिर्फ मोर देन 3 इयर्स नहीं है, या तो इक्वल टू 3 इयर्स है या फिर मोर देन 3 इयर्स। वो भी कब? वो भी आपका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ। और चैप्टर्स कौन कौन से? चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 17। प्री में ये भी पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 17 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 30 कौन से सेक्शन चैप्टर्स की बात करता है, विच चैप्टर नंबर, ये भी आपके डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज ये सारा सेगमेंट हमने डील किया। मैं पूरी क्लास में अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण बताऊं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे आप शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे एक बार शॉर्ट नोट लिखेंगे। और दूसरा, आपको पनिशमेंट ध्यान रखना है अच्छे से, सेक्शन नंबर 4 तो ध्यान रखना ही रखना है, एंड दिस कॉमन इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के पॉइंट से आ सकता है, अच्छे इसके नोट्स बनाओ, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखो, कॉमन इंटेंशन का सिमिलर इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन, तीनों का एक अच्छा डिफरेंस बनाएंगे, जितने भी हमने बरिंदर कुमार घोष का केस डिस्कस किया है, एंड साथ ही साथ राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का जो मैंने केस बताया, बेटा उसको जरूर अच्छे से फैक्ट्स को पढ़ना, सर्च करना उस केस को। एंड मेंस में जितनी मैंने फर्स्ट 3 ओपनिंग लाइंस बताई थी बस उतना लिख के आएंगे, क्योंकि मेंस में आपको इतना लंबा चौड़ा जजमेंट लिखने को नहीं मिलेगा, मतलब केस लॉ, नॉट जजमेंट, जजमेंट तो जजमेंट राइटिंग में आ गया, केस लॉ लिखने को नहीं मिलेगा। केस लॉ आपको हर मेंस के पेपर में मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में वाइंड अप करना है, मिनिमम 2 लाइन में आप वाइंड अप करके आ जाओ। कोशिश करना है कि लैंडमार्क केसेस एंड रीसेंट केसेस के ईयर याद हो, अगर नहीं याद होता है तो आपको ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, गलत नहीं लिखना है, सही आता है तो लिखो, क्योंकि सही लिखने के जितने नंबर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा नंबर आपके गलत होने के कट जाएंगे। मैं मेंस की बात कर रही हूं, और प्रिपरेशन अपनी प्री में ही मेंस लेवल की कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका मेंस का पेपर जो है वो कब शेड्यूल किया जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि मेंस की तैयारी आप प्री के साथ साथ ही करेंगे। सेक्शन नंबर 8 की 9 की बात करूं या मैं 10 की बात करूं, 8 की बात करूं, ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, हाँ मेंस में ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। सेक्शन नंबर 8 का सब सेक्शन 3, 4, 5 ये हो सकता है कि ये डायरेक्ट आपको टाइम लिमिट पूछ ली जाए, और सेक्शन नंबर 4 तो मैंने आपको बोला ही है, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जरूर सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे, ऑल्दो वी हैव ऑल दीज बेरेट का प्रोविजन ऑल्सो, बट जहां मुझे महत्वपूर्ण लगेगा वहां हम बेरेट की प्रोविजन को डील करेंगे और क्लास में रीड आउट करेंगे। अदरवाइज आप आराम से अपना बेरेट खुद घर पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड साथ ही साथ सेशन वाइंड अप करने से पहले, जैसे कि मेरी हमेशा से जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊं, नहीं तो फिर कमेंट में मुझे हमेशा से बार देखने को मिलती है दैट फ्रॉम वेयर आर वी सपोज टू डाउनलोड द पीडीएफ। ये क्लास में 1000 बार बोलने के बावजूद ये मुझे कमेंट सेक्शन में हर बार देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो वन शॉट हो चाहे वो हमारी सीरीज हो। इसीलिए मैं वापस आप स्टूडेंट को सेशन के एंड में बता दूं कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ एंड इस पूरे के पूरे सीरीज की पीडीएफ कहां मिलने वाली है, पीडब्ल्यू के चैनल, नॉट चैनल, पीडब्ल्यू के ऐप पर मिलने वाली है। तो पीडब्ल्यू ऐप बेटा आप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप में जुडिशरी सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स, और फिर जुडिशरी एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। तो जुडिशरी एग्जाम में यू विल सी भारतीय न्याय संहिता का यही आपका बैनर लगा हुआ है, वहां जाके आप एनरोल करेंगे। एनरोल करने पर आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होने वाला है, बट एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ सकते हैं, और भी जितने भी बैचेस है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन टीचर्स क्या क्या पढ़ाते हैं, डेमोज आपको वहां पे दिख जाएंगे सारे टीचर्स के, एंड देन आप उस बैच में से जितनी भी पीडीएफ्स है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ्स जो है आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि शायद जब भी आपके जितने भी ये बीएनएस के प्रोविजंस जब सारे वाइंड अप हो जाएंगे तो उसके बाद इन सब का एक क्यूमुलेटिव पीडीएफ बना के मैं ऐप पर ही अपलोड करा दूंगी, ताकि आपको अलग अलग हो सकता है पीडीएफ डाउनलोड ना करना पड़े। इन केस इफ यू वांट टू सेव वन पर्टिकुलर पीडीएफ तो फिर मैं उसको उसी ऐप में अपलोड करवा दूंगी। बट ये मेक श्योर करो, एक बार सीरीज शुरू की है तो बहुत अच्छे से देख लो, प्लेलिस्ट को अच्छे से सेव कर लो, एंड
आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और इतना प्यारा सा सब्जेक्ट पढ़ते रहिए. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.